ये सब फिलीपींस से शुरू होता है, जहां सभी बड़े शहरों पर बेकाबू और खून के प्यासे ज़ॉम्बी ने कब्जा कर लिया है। हमारा नायक फ्रांसिस एबल किसी तरह मनीला से बच निकलता है और अपनी पत्नी आयरिस और अपने दो बेटों जॉश और लूकस के साथ अपने गांव की ओर जाता है। वो जल्दी ही एक पुराने, खाली और सुनसान दिखने वाले घर तक पहुंचते हैं। फ्रांसिस एक लोहे की पाइप लेता है और सावधानी से घर में घुसता है। अंदर धीरे धीरे चलते हुए उसे ऊपर से हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक कमरे में घुसता है और वहां एक मरे हुए आदमी को बिस्तर पर पड़ा पाता है। उस बूढ़े के हाथ के पास एक बंदूक है, जो दिखाता है कि उसने खुद अपनी जान ले ली। फ्रांसिस वो बंदूक और उसकी कलाई की घड़ी लेता है। फिर वो बाहर लौटता है। दरवाजे पर खड़े होते हुए उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो हाल ही में ज़ॉम्बी बन गई है। तब पता चलता है कि कमरे में मरा आदमी फ्रांसिस का पिता था और वो औरत उसकी माँ है। ज़ॉम्बी माँ उस पर हमला करती है, जिससे उसे गोली मारनी पड़ती है। इस डरावने स्वागत के बाद फ्रांसिस अपने माता पिता को मकई के खेत में दफनाता है। एबल परिवार उस रात के लिए घर में बस जाता है, लेकिन फ्रांसिस को नींद नहीं आती और वो पूरी रात जागकर पहरा देता रहता है। सुबह वो पानी की जांच करता है और पक्का करने के बाद कि वो साफ है, अपने बेटों को इसका इस्तेमाल करने देता है। लेकिन आयरिस खुश नहीं लगती कि वो अब इस घर में फंस गए हैं। कुछ समय बाद फ्रांसिस अपने बड़े बेटे जॉश को साथ लेता है और पास के एक और घर की जांच करने जाता है। वहां उन्हें एक रेडियो, एक टॉर्च और एक पिंजरे में कुछ मुर्गियां मिलती हैं। साथ ही उन्हें घर के मालिक का मरा हुआ शरीर भी मिलता है, जो अभी भी छत से लटक रहा है। फ्रांसिस जॉश को आदेश देता है कि वो उस मरे हुए शरीर की बेल्ट से लटकती चाबियां लाए, लेकिन जब लड़का चाबियां खींचने की कोशिश करता है, मरा हुआ शरीर उस पर गिर जाता है। जॉश को इस हादसे में चोट लगती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा मुश्किल हालात को खुद संभालना सीखे। उस दोपहर आयरिस फ्रांसिस को घर के तहखाने में ले जाती है, ताकि वो वहां पड़ी कोई चीजें या औजार ढूंढ सकें। तब पता चलता है कि फ्रांसिस के क्रूर पिता उसे सजा के तौर पर तहखाने में बंद करते थे। वो साफ तौर पर उस सदमे से उबरा नहीं है, लेकिन फिर भी कमरे में घुसता है और एक जनरेटर ढूंढता है जिसमें ईंधन खत्म हो चुका है। उस रात खाने के दौरान आयरिस सुझाव देती है कि उन्हें उत्तर की ओर जाना चाहिए, बस कुछ मील दूर, क्योंकि उसे यहाँ सुरक्षित नहीं लगता। लेकिन फ्रांसिस जिद करता है कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आसपास कोई नहीं तो ये सुरक्षित है। अगली सुबह दंपति घर के आसपास मकई के खेत के पास बात करते हैं। पता चलता है कि जॉश फ्रांसिस का बेटा नहीं है, इसलिए वो उसका उतना ख्याल नहीं रखता जितना लूकस का। आयरिस फिर कहती है कि उन्हें उत्तर जाना चाहिए, जहां सरकार ने जाने को कहा है। फ्रांसिस को यह विचार पसंद नहीं, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए आखिरकार मान जाता है। जल्दी ही वो अपनी वैन में निकल पड़ते हैं। फ्रांसिस गाड़ी चलाता है, जबकि आयरिस आगे का रास्ता तय करती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी जॉश कुछ बोल देता है। वो गलती से बता देता है कि आयरिस को हाल ही में फ्रांसिस के अलग हुए भाई डिएगो का फोन आया था। ये खबर फ्रांसिस को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो ध्यान खो देता है और एक पुल पर रुकावट से टकराने से बचता है। परिवार को पता चलता है कि वैन को आगे ले जाना नामुमकिन है, इसलिए फ्रांसिस घर लौटने का सुझाव देता है। लेकिन आयरिस एक चाकू लेकर वैन से उतरती है और रुकावट को काटने की कोशिश करती है। वो ज्यादा शोर करती है और जल्दी ही एक सैनिक, जो हाल ही में ज़ॉम्बी बना है, पीछे से आता है। फ्रांसिस उसकी मदद के लिए दौड़ता है और अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन उसे उठाने में और ज़ॉम्बी उनकी वैन के पीछे आ जाते हैं और उनके बेटे अंदर फंस जाते हैं। लगता है कि बच्चे खतरे में हैं, लेकिन माता पिता मौके पर खड़े हो जाते हैं। फ्रांसिस नन्हेपन से ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है और उन्हें वैन से दूर खींचता है। आयरिस अपने बेटों को बचा लेती है, जबकि उसका पति मरे सैनिक से एक ग्रेनेड उठाता है और ज़ॉम्बी से भागने की कोशिश करता है। वो कारों के ऊपर से कूदता है और पीछा करने वाले ज़ॉम्बी से कुछ दूरी बना लेता है। एक कार के पीछे सुरक्षित होने के बाद वो ग्रेनेड फेंकता है और सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। फ्रांसिस अपने परिवार के साथ फिर मिलता है और वो पैदल घर वापस चलते हैं। 2 हफ्ते बाद फ्रांसिस चुपके से पुल पर लौटता है वैन लेने के लिए और देखता है कि वो चलने की हालत में है। वो उसे घर ले जाने वाला होता है, लेकिन अचानक उसका मन बदल जाता है। किसी वजह से वो नहीं चाहता कि उसका परिवार पुश्तैनी घर छोड़े। बाद में वो ईंधन लेकर आता है और आयरिस से झूठ बोलता है कि वैन खराब हो गई। वो ईंधन जनरेटर में डालता है और अपने परिवार को बत्ती, ठंडी हवा और कुछ संगीत से खुश करता है। अगली सुबह फ्रांसिस नाश्ते के लिए अंडे लेने मुर्गी के पिंजरे में जाता है, लेकिन उसे वहां एक कुत्ता मिलता है जिसने न सिर्फ उनकी मुर्गियां मारी, बल्कि उसके हाथ पर काट भी लिया।
आयरिस बाद में उसके जख्मों का इलाज करती है, लेकिन सुझाव देती है कि उन्हें अस्पताल ढूंढना चाहिए क्योंकि उनके पास रेबीज की दवा नहीं। इस बीच जॉश को रेडियो पर कुछ सुनाई देता है, पास के एक कैंप के बारे में, लेकिन वो पूरा संदेश समझ नहीं पाता। बच्चा ये बात अपने माता पिता को रात के खाने पर बताता है और गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। आयरिस कहती है कि उन्हें कैंप ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस घर पर रुकने की जिद करता है। वो उसे याद दिलाता है कि बाहर उन्होंने कितनी बार खतरे देखे। अगली सुबह जल्दी फ्रांसिस मुर्गी का पिंजरा ठीक कर रहा होता है, तभी जॉश उसके पास आता है और जनरेटर चालू करने की मांग करता है। फ्रांसिस साफ मना कर देता है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। फ्रांसिस जॉश से पूछता है कि क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए वैसा ही मार सकता है जैसा उसने पुल पर किया। जब बच्चा नन्हेपन से कहता है कि वो कर सकता है, फ्रांसिस उसे पास के खेत में ले जाता है, उसे बंदूक चलाना सिखाने। लेकिन आयरिस को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो खेत की ओर बढ़ती है। वहां वो देखती है कि फ्रांसिस जॉश को उसी तरह सताया जा रहा है जैसे उसके पिता उसे सताते थे। वो अपने पति से सामना करने वाली होती है, तभी अचानक कई ज़ॉम्बी वहां आ पहुंचते हैं। शायद गोलियों की तेज आवाज की वजह से परिवार जल्दी से घर की ओर भागता है। ज़ॉम्बी उनके पीछे पीछे। वो दरवाजे बंद करते हैं और ऊपर भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी का झुंड दरवाजे और खिड़कियों से अंदर घुस जाता है। जब सब कुछ एबल परिवार के लिए खत्म लगता है, एक जीप घर के बाहर आती है और ज़ॉम्बी को दूर खींच लेती है। सुबह फ्रांसिस पास की नदी पर जाता है और पता चलता है कि उन्हें बचाने वाला उसका भाई डिएगो है। उनकी बातचीत से जाहिर होता है कि जॉश असल में डिएगो का बेटा है। दोनों भाई अपने अतीत पर बात करते हैं, जिसमें डिएगो हर चीज के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो उनकी मदद के लिए आया, लेकिन फ्रांसिस के अहंकार भरा है और वो सारी मदद ठुकरा देता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और डिएगो पर तान देता है। डिएगो अपने भाई से और झगड़ा नहीं चाहता और जाने की तैयारी करता है, लेकिन जाने से पहले वो फ्रांसिस को उत्तरी कैंप का नक्शा देता है। डिएगो के जाने के बाद फ्रांसिस नक्शा लेता है और उसे जलाने की तैयारी करता है, लेकिन आखिरी पल में उसका मन बदल जाता है। वो जल्दी घर लौटता है और झूठ बोलता है कि डिएगो तब तक मर चुका था। फ्रांसिस घर की मरम्मत शुरू करता है और खिड़कियों को लकड़ी से बंद करता है। बाद में लूकस खेलते हुए एक मक्खी का पीछा करता है जो उसे तहखाने तक ले जाती है। वहां उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो बाहर खिड़की के पीछे छिपा है। आयरिस भी वहां पहुंचती है और देखती है कि दिन बीतने के साथ ज़ॉम्बी कमजोर हो रहे हैं। वो समझती है कि खाने की कमी से ये जल्दी मर जाएंगे। वो लूकस से वादा करती है कि सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि फ्रांसिस तहखाने के दरवाजे के पीछे से सुन रहा है। कई गुस्सैल अकेले लोगों की तरह फ्रांसिस नहीं चाहता कि यह खत्म हो। उस दोपहर खेत में घूमते हुए फ्रांसिस एक कमजोर ज़ॉम्बी देखता है और उसे तुरंत मार देता है। फिर वो एक कहानी बनाता है, अपने परिवार को बताता है कि खेत में अभी भी कई ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। साफ है कि वो अपने परिवार को बाहर जाने से रोकना चाहता है। उस रात खाने के दौरान जॉश बताता है कि उसने फ्रांसिस के पास एक नक्शा देखा। उसमें उत्तर के एक कैंप की दिशाएं हैं जहां वो सब सुरक्षित हो सकते हैं। ये सुनकर फ्रांसिस बहुत ज्यादा कब्जेदार हो जाता है और आयरिस को मनाने की कोशिश करता है कि उन्हें परिवार को खेत में ले जाना चाहिए। वो यहां तक कहता है कि उन्हें एक और बच्चे की योजना बनानी चाहिए, लेकिन आयरिस उसका विरोध करती है। वो कहती है कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी सामान्य नहीं। वो उसे याद दिलाती है कि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे बचे रहेंगे, क्योंकि उनका खाना दिन ब दिन कम हो रहा है। वो सुझाव देती है कि उन्हें बाहर जाकर आसपास से खाना इकट्ठा करना चाहिए। ये सुझाव फ्रांसिस का गुस्सा भड़काने के लिए काफी है और वो उनके वैवाहिक समस्याओं को उगलने लगता है। वो अपने बेटों को बताता है कि ज़ॉम्बी शुरू होने से पहले आयरिस उन्हें छोड़ने की योजना बना रही थी। आयरिस ये मानती है और कहती है कि वो अब अपनी जिंदगी से खुश नहीं। वो उससे अपने बेटों के लिए नक्शा देने को कहती है, लेकिन जवाब में फ्रांसिस नक्शा निकालता है और उसे तुरंत जला देता है। अगली सुबह जल्दी फ्रांसिस खेत में खाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे सिर्फ गन्ना मिलता है। वो कुछ गन्ना लेता है, तभी उसे दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब सिर्फ एक चीज हो सकता है, आसपास लोग हैं और वो ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। उस रात वो तहखाने से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लाता है, जिससे वो दरवाजा बंद करता है और उसे जंजीर से ताला लगा देता है। आयरिस और जॉश उसकी बढ़ती नियंत्रण वाली हरकतों से बेचैन हो रहे हैं। जॉश तब एक नाजुक बात छू लेता है जब वो कहता है कि फ्रांसिस वही कर रहा है जो उसके पिता ने उसके साथ किया था। गुस्से में फ्रांसिस जॉश को मारता है, लेकिन बात बढ़ने से पहले उन्हें दरवाजे पर खटखट सुनाई देती है। जल्दी ही कोई खुद को सैनिक बताकर बेताबी से अंदर आने की गुजारिश करता है। फ्रांसिस मदद करने से मना करता है, लेकिन जॉश लकड़ी हटाता है
एक जख्मी सैनिक कोरेरा अंदर लड़खड़ाता है और मेडिकल मदद की भीख मांगता है। नर्स होने के नाते आइरिस तुरंत कोरेरा की मदद के लिए दौड़ती है और उसके जख्मों के बारे में पूछती है। सैनिक बताता है कि वो पास के एक कैंप से है। जाहिर तौर पर उसका काफिला सामान लाने के बाद लौट रहा था। तभी ज़ॉम्बी के एक समूह ने उन पर हमला किया। उसके समूह का हर आदमी मर गया, सिर्फ वो बच निकला। वो ज़ॉम्बी से लगभग घिर गया था, लेकिन एक आदमी ने उसकी मदद की और उसे इस घर की ओर भेजा। आइरिस को शक है कि ये रहस्यमयी मददगार डिएगो रहा होगा। आखिरकार फ्रांसिस कोरेरा की मदद करने को मानता है, लेकिन जिद करता है कि उसे रात तहखाने में बितानी होगी। कुछ घंटों बाद जब सब सो रहे होते हैं, जॉश आइरिस को बताता है कि वो डिएगो या कैंप को ढूंढने के लिए जाएगा। जॉश मानता है कि उसे अपनी असली माँ बाप के बारे में पता है, लेकिन वो फ्रांसिस को ही अपना असली पिता मानता है। अगली सुबह फ्रांसिस देखता है कि कोरेरा लूकस के साथ नाश्ता कर रहा है, लेकिन उसका बड़ा बेटा उनके साथ नहीं। वो आइरिस से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। गुस्से में फ्रांसिस जॉश को ढूंढने दौड़ता है, लेकिन देखता है कि उसके बेडरूम का दरवाजा खुला है। उसे लगता है कि बच्चा उसकी पकड़ से निकल गया। वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो हथौड़ा उठाता है और कोरेरा के सिर पर मारता है। बाकी लोग डर के मारे देखते हैं। फ्रांसिस फिर आइरिस के पास जाता है और उसे जोरदार मुक्के से बेहोश कर देता है। जब वो होश में आती है, उसे पता चलता है कि फ्रांसिस ने उसे और लूकस को तहखाने में कैद कर लिया है। इधर फ्रांसिस धीरे धीरे अपनी समझ खो रहा है और खतरनाक योजनाएं बनाने लगता है। वो उस कुत्ते को मार देता है जिसने उसकी मुर्गियां खाई थीं। उसका गोश्त पकाता है। फिर कोरेरा की सैनिक वर्दी पहनकर तहखाने में जाता है। जब उसका परिवार गोश्त खाने से मना करता है, फ्रांसिस गुस्से में थाली जमीन पर पटक देता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसका पिता उसे खाना न खत्म करने की सजा देता था। कुछ समय बाद आइरिस और उसका छोटा बेटा इस खतरनाक घर से भागने की योजना बनाते हैं। अगले दृश्य में फ्रांसिस अचानक लूकस की चीखों से नींद से जागता है। वो जल्दी तहखाने की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है, आइरिस उसे फर्नीचर के टुकड़े से मारती है। वो जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर के लिए बेहोश आइरिस उसे चाबियां लेती है और माँ बेटा तहखाने से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस होश में आता है और उनके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तहखाने में अकेला है और उसे अपने पिता की यादें दिखने लगती हैं, जो उसे सजा के तौर पर यहाँ फेंकता था। इधर आइरिस कुछ सामान लेती है, जिसमें एक चाकू भी है, और लूकस के साथ बाहर भागती है। वो घर छोड़ने वाले होते हैं। तभी ज़ॉम्बी बन चुका डिएगो उन पर हमला करता है। इससे दोनों फिर से घर के अंदर भागते हैं, लेकिन डिएगो आइरिस का पैर पकड़ लेता है। जब बच्चा उसकी मदद करने की कोशिश करता है, डिएगो उस पर हमला करता है। इस खतरनाक पल में फ्रांसिस तहखाने से निकलता है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन इससे पहले वो लूकस के हाथ पर काट लेता है। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो बच्चे का हाथ काट दें या उसे ज़ॉम्बी बनते देखें। भावुक आइरिस पहला रास्ता चुनती है और इस दर्दनाक प्रक्रिया की तैयारी शुरू करती है। शुक्र है फ्रांसिस उसे होश में लाता है और कहता है कि उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो कहता है कि उन्हें बच्चे को नजदीकी मेडिकल सेंटर ले जाना होगा। इसके लिए फ्रांसिस उस पुल की ओर दौड़ता है जहां उसने कुछ दिन पहले अपनी वैन छोड़ी थी, लेकिन बदकिस्मती से चीजें पुल पर भयानक मोड़ लेती हैं। जॉश वहां एक बंदूक के साथ घूम रहा है, जो उसने एक ज़ॉम्बी सैनिक के शव से उठाई थी। फ्रांसिस भी जल्दी वहां पहुंचता है और तुरंत अपनी वैन ढूंढ लेता है, लेकिन क्योंकि वो खून से सनी सैनिक वर्दी पहने हैं, वो ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। जैसे ही फ्रांसिस जॉश के पास जाता है, जॉश डर के मारे गलती से ट्रिगर दबा देता है और अपने पिता को गोली मार देता है। जब उसे आखिरकार पता चलता है कि उसने क्या किया, वो माफी मांगने दौड़ता है। जॉश मानता है कि उसने हमेशा फ्रांसिस को अपना असली पिता माना। फ्रांसिस जवाब में अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उसने हमेशा जॉश को अपना बेटा माना। फ्रांसिस अपनी चोटों की वजह से मरने से पहले जॉश को वैन लेने और बाकियों को बचाने का निर्देश देता है। फिल्म खत्म होती है जब आइरिस देखती है कि छोटा जॉश वैन लेकर घर पहुंचता है, लेकिन सच कहें तो लूकस की हालत खराब है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।